हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफोरिज्म 2। फ्रेंड्स, एफोरिज्म 1 में हमने पढ़ा था कि हैनीमन मिशन ऑफ द फिजिशियन की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द मिशन ऑफ द फिजिशियन। फिजिशियन का मिशन क्या होना चाहिए, दैट इज क्योर। तो फ्रेंड्स, एफोरिज्म 2 में हैनीमन ने बताया है कि क्योर कैसा होना चाहिए, कैसा क्योर हमको अचीव करना है, व्हाट इज द आइडियल क्योर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। The highest ideal of cure is rapid, gentle and permanent restoration of the health or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most harmless way on easily comprehensible principle. फ्रेंड्स, यहाँ पे हैनीमन सर ने क्योर के कुछ क्राइटेरिया बता है। फॉर द फर्स्ट क्राइटेरिया इज रैपिड। जो हमारा क्योर है वो रैपिड होना चाहिए। क्यों फ्रेंड्स हैनीमन सर ने ऐसा बोला है कि हमारा जो क्योर है वो रैपिड होना चाहिए। रैपिड का मीनिंग क्या होता है? रैपिड का मीनिंग होता है स्पीडी, राइट। क्यों हमको रैपिड क्योर करना है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो पेशेंट आता है वो एक्यूट डिजीज लेके आता है। फ्रेंड्स, एक्यूट डिजीज में क्या होता है? एक्यूट डिजीज में जो डिजीज का ऑनसेट है वो सडन होता है, जो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज होता है वो फास्ट होता है, उसकी जो प्रोग्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। और फ्रेंड्स, वहां पे हम एक्ट ना करें तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट। तो फ्रेंड्स, एक्यूट डिजीज में हम जितना हमारा जो क्योर है वो रैपिड करेंगे, उतना ही जो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज है वो स्टॉप हो जाएगी और पेशेंट रिस्टोर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्रोनिक डिजीज में भी ऐसा होता है। अगर फ्रेंड्स, क्रोनिक डिजीज में क्या होता है कि क्रोनिक डिजीज में दो स्टेज होता है। क्रोनिक डिजीज रिवर्सिबल स्टेज में होता है। जो हमारे पास पेशेंट आता है, अगर वो रिवर्सिबल स्टेज में है तो वहां पे भी हम रैपिड क्योर करें तो पेशेंट इरिवर्सिबल स्टेज में नहीं जाएगा। डिजीज का जो प्रोग्रेशन होता है वो नहीं होगा और पेशेंट इज रिवर्सिबल स्टेज में नहीं जाएगा, राइट। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमारा जो क्योर है वो रैपिड होना चाहिए। रैपिड का एक और पर्सपेक्टिव है, दैट मीन्स कि रैपिड वो वर्ड है वो रिलेटिव टर्म है। रैपिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डिजीज। एक्यूट में कोई पेशेंट हमारे पास है, उसको 2-3 दिन से सर्दी है, जुकाम है, तो वहां पे हम मेडिसिन देंगे और पेशेंट को 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, क्या क्रोनिक डिजीज में भी ऐसा ही होगा? नहीं फ्रेंड्स, क्रोनिक डिजीज में पेशेंट कितने सालों से सफर होता है। जो क्रोनिक डिजीज का ऑनसेट है वो इंसीडियस ऑनसेट है, वो एकदम से नहीं हो जाता कि कल रात हम सोए, कल रात हम हेल्दी थे और आज सुबह उठे तो हमको पता चला कि हमको क्रोनिक डिजीज हो गया, सोरियासिस हो गया। नहीं फ्रेंड्स, क्रोनिक डिजीज में टाइम लगता है बहुत ज्यादा। कुछ क्रोनिक डिजीज में तो कितने सालों बाद हमको पता चलता है कि हमको ये डिजीज हुआ है, राइट। तो फ्रेंड्स, तब हम अगर पेशेंट को मेडिसिन दे और पेशेंट को 1 साल में पेशेंट को क्योर कर दे, तो फ्रेंड्स, क्या वहां पे हमने रैपिड क्योर नहीं किया? नहीं फ्रेंड्स, वहां पे जो डिजीज का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है कि उसके सामने हमने पेशेंट को 1 साल में ठीक कर दिया है, तो वहां पे भी हमने जो क्योर किया है वो रैपिड क्योर है। तो पेशेंट को बताना है कि आप हमारे पास से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि होम्योपैथी ली और हमको 1-2 दिन में या वीक में या 1 मंथ में आपने हमारा सोरियासिस क्योर कर दिया। नहीं फ्रेंड्स, वहां पे पेशेंट को क्लियरली बताना है कि आपकी जो डिजीज का ड्यूरेशन वो इतना ज्यादा लॉन्ग है, तो उसके सामने हम हमारा रैपिड क्योर करेंगे, बट उसके लिए भी हमको 1-2 साल लग जाएंगे, राइट। तो वो भी हम वहां पे करते हैं, तो भी फ्रेंड्स, वहां पे हमने जो क्योर किया है वो रैपिड क्योर है, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज जेंटल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हैनीमन सर क्यों चाहते हैं कि जो क्योर है वो जेंटल होना चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स, हैनीमन सर के टाइम के जो फिजिशियन थे वो पेशेंट को ऐसी ट्रीटमेंट देते थे कि जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा हार्म होता था। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट कोई भी डिजीज लेके, कोई भी सफरिंग लेके फिजिशियन के पास गया है, फिजिशियन ने कुछ ट्रीटमेंट दी, राइट, और उसको पता चला कि ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट की जो सफरिंग है वो और भी ज्यादा बढ़ गई। वो ट्रीटमेंट देके पेशेंट को बहुत ज्यादा हार्म करते थे। फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसी प्रैक्टिस करते थे, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इन्फ्लामेशन लेके गया है, राइट, तो इन्फ्लामेशन वहां पे हुआ है तो वहां पे वो कट लगाते और वहां पे जो भी ब्लड है उसको बाहर निकाल देते थे, और जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और पेशेंट की कुछ केस में तो डेथ भी हो जाती थी, राइट। तो पेशेंट की जो डेथ होती थी वो डिजीज की वजह से कम होती थी और ट्रीटमेंट की वजह से ज्यादा होती थी और पेशेंट को बहुत ज्यादा हार्म होता था। वो वेनिसेक्शन, बिटिंग, कल्परिंग, स्वेटिंग, ऐसी सारी जो हार्मफुल मेथड थी वो प्रैक्टिस करते थे ट्रीटमेंट में, राइट। जिससे जिस पेशेंट की इतनी ज्यादा पेशेंट को हार्म होता था कि पेशेंट डिजीज वजह से कम और ट्रीटमेंट की वजह से ज्यादा मर जाते थे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए डॉक्टर हैनीमन सर बता रहे हैं कि जो हमारा जो क्योर है वो जेंटल होना चाहिए। हमको पेशेंट को जेंटली क्योर करना है, राइट, उसको हार्म नहीं करना है। इसीलिए फ्रेंड्स, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा जेंटल है।
पेशेंट को कोई भी इन्फ्लामेशन हुआ है तो हम क्या उसमें कट लगाते हैं और ब्लड बाहर निकाल देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते। हम उसकी जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेते हैं और उसके बेस पे हमारी जो मेडिसिन है, जो स्वीट पिल्स आती है, वो देते हैं और पेशेंट का इन्फ्लेमेशन गायब हो जाता है, राइट। तो इतना ज्यादा ये जेंटल वे है, उसकी साइड इफेक्ट्स भी नहीं होती है। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हैनीमन सर ने बताया कि जो हमारा क्योर है वो जेंटल होना चाहिए। फ्रेंड्स एक और पर्सपेक्टिव है जेंटल को अंडरस्टैंड करने के, क्या है कि हम आज के टाइम में जो बहुत ज्यादा जो सर्जरी होती है, फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिलाइटिस या अपेंडिसाइटिस का कोई केस है तो एलोपैथ डॉक्टर क्या बोलेगा कि ये सर्जिकल केस है तो उसको सर्जरी करवानी दें, टॉन्सिलेक्टॉमी करवानी पड़ेगी, यानी कि टॉन्सिल को रिमूव कर देना। बार बार उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो टॉन्सिल को रिमूव कर देना है। अपेंडिसाइटिस हुआ है तो अपेंडिक्स को रिमूव कर देना है, वो सर्जिकल केस बोलते हैं। पर नहीं फ्रेंड्स, ये सर्जिकल केस नहीं, ये स्यूडो सर्जिकल केस है। स्यूडो सर्जिकल मीन्स कि जो एक्चुअल में सिर्फ सर्जरी का केस नहीं है, फिर भी हम उसमें अननेसेसरी सर्जरी करवा देते हैं और पेशेंट को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। बट फ्रेंड्स ऐसे जो केस है उसको हम होम्योपैथी से ट्रीट करने चाहिए, जिसकी वजह से पेशेंट को अननेसेसरी सर्जरी ना करवानी पड़े, राइट। तो दैट इज द रॉन्ग कि टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो टॉन्सिलेक्टॉमी करना पड़ेगी, हाँ। बट अगर अपेंडिक्स में परफोरेशन हो जाता है तो वो इमरजेंसी केस है, तो वो एक्चुअली सर्जिकल केस है, तो वहां पे हमको सर्जरी करवानी है, राइट। तो हमको कब सर्जरी करवानी है और कब सर्जरी नहीं करवानी है, ऐसे जो केस है जो एक्चुअल सर्जिकल केस है तो वहां पे हमको सर्जरी करवानी है। और जो फ्रेंड्स जो स्यूडो सर्जिकल केस है वहां पे हमको सर्जरी को अवॉइड करना है और पेशेंट को जो हार्म होता है सर्जरी से वहां पे उससे पेशेंट को बचाना है बाय गिविंग देम होम्योपैथी ट्रीटमेंट, राइट। तो फ्रेंड्स ये भी एक जेंटल को अंडरस्टैंड करने का पर्सपेक्टिव है। द नेक्स्ट वर्ड इज परमानेंट। फ्रेंड्स परमानेंट का मीनिंग क्या है? परमानेंट का मीनिंग ऐसा है कि एक बार पेशेंट को जो हम डिजीज लेके आए हैं उसको हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे और उसकी वजह से जो उसका जो डिजीज है वो रिलेप्स ना हो, वो परमानेंटली क्योर हो जाए, राइट। हम होम्योपैथी में क्या करते हैं कि पेशेंट के जो डिजीज है उसको ट्रीट नहीं करते, पेशेंट को एज अ होल ट्रीट देते हैं, कि पेशेंट एज अ पर्सन ऐसा कंसीडर करके उसको ट्रीटमेंट देते हैं। और फ्रेंड्स सिर्फ हम जो पेशेंट के जो डिजीज के सिम्टम्स है वो तो कंसीडर करते ही है, पर उसके साथ उसके कॉजेशन को भी कंसीडर करते हैं। डिजीज शुड रिमूव विद देयर कॉजेशन, राइट। वी डू नॉट ट्रीट ओनली द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज बट ऑल्सो द कॉज, राइट। इसीलिए हम जो डिजीज है उसको परमानेंटली उसको रिमूव कर देते हैं पेशेंट की बॉडी में से। कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास कि उनको बहुत ज्यादा क्रोनिक डिजीज हुआ है, वो इरिवर्सिबल स्टेज में है और होम्योपैथिक फिजिशियन से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको परमानेंट क्योर करते हैं। बट फ्रेंड्स क्या जो इरिवर्सिबल डिजीज स्टेज है तो उसको हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, हम होम्योपैथी में वही डिजीज क्योर कर सकते हैं जो रिवर्सिबल स्टेज में है। अगर कोई इरिवर्सिबल स्टेज में डिजीज चला गया है तो उसको हम परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स वहां पे हम क्या करते हैं? तो वहां पे हम पेलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आया है ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेके, वो 3rd स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इरिवर्सिबल स्टेज में चला गया है, तो फ्रेंड्स वो एक्सपेक्ट करता है होम्योपैथिक फिजिशियन की कि क्या हम कि वो उसको परमानेंटली क्योर कर दे। तो फ्रेंड्स वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिजीज आर इन द इरिवर्सिबल स्टेज। तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं कि हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देके पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेटर कर सकते हैं। जो पेशेंट इतने सालों से जो पेन किलर खा रहा है और पेन किलर की बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होती है किडनी पे और किडनी उसकी बिगड़ रही है, उसका जो क्रिएटिनाइन है वो हाई हो रहा है, राइट। तो हम जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देंगे तो उसकी जो पेन किलर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, वो ठीक ठाक चलने लगेगा। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा क्योंकि वो रिवर्स हो ही नहीं सकता, वो स्कोप ऑफ होम्योपैथी में है ही नहीं, वो डिजीज इरिवर्सिबल स्टेज में चला गया है, राइट। तो हमको पेशेंट को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, राइट। तो वहां पे भी हम उसको क्या आइडल क्योर बोलेंगे? जी हाँ फ्रेंड्स, वहां पे हम जो अचीव हमने किया है वो आइडल क्योर है। नेक्स्ट इज रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। स्टेज होती है ह्यूमन बॉडी में, एक होता है हेल्दी स्टेज, एक होता है सिक स्टेज, राइट। तो पेशेंट हमारे पास सिक स्टेज में आता है तो उसको क्योर करके हम उसको हेल्दी स्टेज में भेजना है परमानेंटली। जहां पे वो था 3 दिन पहले, अगर उसको सर्दी जुकाम लेके आया हमारे पास तो 3 दिन पहले वो कंप्लीटली हेल्दी स्टेज में था, राइट। तो वहां पे हमको वो मेडिसिन देके उसको वहां पे रिस्टोर करना है, उसकी जो हेल्दी स्टेज है, जो एक्चुअल ओरिजिनल जो उसकी हेल्दी स्टेज है, तो वहां पे उसको भेजना है, वो रिस्टोर करनी है, राइट। नेक्स्ट इज रिमूवल एनिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट।
फ्रेंड्स रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन होल एक्सटेंट, यानी कि जो भी डिजीज हुआ है सिर्फ उसके सिम्टम्स रिमूव नहीं करने, उसको पूरी तरह से जड़ मूड में से उसको निकाल देना है पेशेंट की बॉडी में से, राइट। उसका एग्जांपल क्रोनिक डिजीज में ये बहुत ज्यादा होता है कि जब भी पेशेंट को हम मेडिसिन दे, राइट, तो जो भी पेशेंट को पहले डिजीज था वो फिर से आने लगा, राइट, होता है बेस्ड ऑन द हेरिंग्स लॉ ऑफ प्रिंसिपल। फ्रेंड्स हम आगे वीडियो में देखेंगे कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या है। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर बताता है कि जो लास्ट में अपीयर हुआ है वो फर्स्ट चला जाएगा। दैट मीन्स कि अगर पेशेंट को पहले बहुत ज्यादा एक्यूट कोराइजा कफ रहता था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट दी, और अब पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कि जो डिजीज था वो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन तरफ चला गया, राइट। तो जब भी हम क्रोनिक डिजीज में क्योर करेंगे तो क्या होगा, जो एक्यूट कफ और कोराइजा है वो फिर से आएगा, तो वो पॉजिटिव साइन है, राइट। वो जो डिजीज की जो पहले पेशेंट को डिजीज था उसके फिर से सिम्टम्स आने लगे, दैट मीन्स कि जो डिजीज है वो परमानेंटली होल एक्सटेंट से हम उसको रिमूव कर देंगे, राइट। वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन होती है, वो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर पे बेस है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इन द शॉर्टेस्ट वे। फ्रेंड्स हम जो भी होम्योपैथी में हम जो क्योर करते हैं वो एकदम शॉर्टेस्ट वे से हमको क्योर करना है, ऐसा नहीं कि जिग क्योर करना है, नहीं, जो भी शॉर्टेस्ट वे है उस वे को फॉलो करके हमको क्योर करना है। व्हाट इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट वे? बाय गिविंग द पेशेंट टू सिमिलिमम, जो भी सिमिलिमम रेमेडी है अकॉर्डिंग टू द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स वो देके एकदम शॉर्टेस्ट वे से पेशेंट को क्योर कर देना है, क्योंकि हम अगर शॉर्टेस्ट वे नहीं पकड़ेंगे तो डिजीज प्रोग्रेस हो जाएगा, और डिजीज प्रोग्रेस हो जाएगा तो पेशेंट को बहुत ज्यादा हार्म होगी, उसके वाइटल ऑर्गन है उसको डैमेज भी कर सकता है डिजीज, राइट। तो इसीलिए जो हमारा क्योर है वो बेस्ड ऑन द मोस्ट शॉर्टेस्ट वे। द नेक्स्ट इज मोस्ट हार्मलेस वे। फ्रेंड्स हार्मलेस का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मलेस क्यों, जेंटल का, जैसे मैंने आपको जेंटल का मीनिंग बताया कि जो पेशेंट है उसको हम ट्रीटमेंट देके और ज्यादा हार्म नहीं करना है। जो फिजिशियन के, जो हैनीमन टाइम के जो फिजिशियन थे वो बहुत ज्यादा हार्म करते थे पेशेंट को ट्रीटमेंट देके, राइट। हमको ट्रीटमेंट देके पेशेंट को रिस्टोर करना है पेशेंट की हेल्थ को, नहीं कि उसको हार्म करना है, राइट। विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स पेशेंट को ठीक करना है, और वो होम्योपैथी कर सकती है, राइट। हिपोक्रेट्स ने भी बताया कि अगर आपको पेशेंट को ठीक करना है तो पहले पेशेंट को हार्म मत करना, राइट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द इजी कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। फ्रेंड्स ये इजी कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल क्या होता है? फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड का मीनिंग होता है अंडरस्टैंडेबल, राइट। तो हमारा जो क्योर है वो बेस होना चाहिए इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल, राइट। जो भी हम प्रिंसिपल के बेस पे हम क्योर करें वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और जो होम्योपैथिक प्रिंसिपल है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, राइट। और उसको इजीली एक्सप्लेन भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ सिमिला सिमिलिबस क्यूरेंटम, दैट उसके बेस पे होम्योपैथी टीका है, राइट। तो वो प्रिंसिपल कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल है, क्यों? क्योंकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, क्यों कोई भी लेमन पर्सन को हम समझाए तो वो भी उसको हम समझा सकते हैं, इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स जो क्योर जो बेस होना चाहिए, जो प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल चेंज नहीं होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हैनीमन के टाइम पे लॉ ऑफ सिमिलर सिमिलिबस क्यूरेंटम काम करता था, वो फिक्स था, राइट, वो काम करता था, और आज के टाइम में वो लॉ चेंज हो गया, अब वो काम नहीं करता। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी लॉ हम जो प्रिंसिपल यूज करते हैं, राइट, वो यूनिवर्सली होना चाहिए और वो फिक्स होना चाहिए, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अब जो इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल है वो होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स है, राइट। एफोरिज्म 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एफोरिज्म 2 फुल क्वेश्चन में आता है कि एफोरिज्म 2 एक्सप्लेन कीजिए, और फ्रेंड्स वाइवा में भी उसके जो वर्ड है जिससे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया उसका मीनिंग पूछते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको एफोरिज्म 2 अंडरस्टैंड हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई एफोरिज्म के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे सेफ, स्टे विद होम्योपैथी। थैंक यू फ्रेंड्स।